नाज़रीन, इसराइल को लेने के देने पड़ गए हैं। गजा को तरनवाला समझकर हमास को कुचलने के अज़म के साथ फौज भेजने वाली नेतन्याहू एंड कंपनी इस वक्त बुरी तरह फंस चुकी है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि गजा के बाद लबनान की हड्डी को कैसे निकले। हिजबुल्लाह ने इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए हैं। गुज़श्ता रोज इसराइल पर राकेटों की बारिश के बाद लबनानी मिलिशिया ने ताज़ा कार्रवाई में मोसाद हेडक्वार्टर्स की ईंट से ईंट बजा डाली। इस हमले में इस कदर वसी पैमाने पर तबाही हुई कि सियोनी फौज ने जवाब में 100 तैयारों से लबनान पर बम बरसाए और हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को मिलियामेट करने का दावा कर दिया। मोसाद हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद इसराइल में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है। इसराइली मीडिया नेतन्याहू सरकार की अहलियत और दिफाई निज़ाम पर सवालात उठा रहा है। मीडिया में हर तरफ इस वक्त एक ही सवाल पर बहस हो रही है कि आयरन डोम हमने अपनी हिफाजत के लिए लगाया है, लेकिन अगर खतरे के वक्त हमें आयरन डोम की हिफाजत का बंदोबस्त करना पड़ता है तो फिर इस पर अरबों डॉलर्स फूंकने का आखिर क्या फ़ायदा है। एक और अहम डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि इसराइल इस वक्त गजा और लबनान के दरमियान सैंडविच बन चुका है। एक तरफ हिजबुल्लाह के हाथों इसराइल को हजीमत का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी जानिब हमास के जंगजू इसराइली फोर्सेस पर आए रोज हमले करके उसे भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताज़ा कार्रवाई में हमास ने कमांडो एक्शन करते हुए मेजर जनरल समेत 3 सहयूनी फौजियों को हलाक कर दिया। नाज़रीन, 30 जुलाई को बैरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शकर की इसराइली फौज के हाथों हलाकत के बाद गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह ने इसराइल पर राकेटों की बरसात की। इस हमले को हिजबुल्लाह की जानिब से फवाद शकर की हलाकत के बदले का पहला मरहला करार दिया गया। मशरिक़ वस्ता के हालात पर गहरी निगाह रखने वाली न्यूज़ वेबसाइट अल अरबिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि हिजबुल्लाह ने तिल अबीब में इंटेलिजेंस मराकज़ को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। मोसाद हेडक्वार्टर तिल अबीब के शुमाल में वाक़ है। हिजबुल्लाह की जानिब से मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल मारे गए, जिसमें लबनानी मलेशिया का कहना है कि बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन इसराइली हुकाम का दावा है कि हिजबुल्लाह के हमले से पहले ही हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था, लिहाजा हिजबुल्लाह के हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता इसराइली फौज भी ये बात तस्लीम कर रही है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल और राकेटों ने मोसाद हेडक्वार्टर्स में तबाही मचाई। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम ने वजाहत की कि जैमिंग सिस्टम तिल अबीब को इन हमलों से बचाने में कामयाब रहे। हमले के फौरी बाद सुबह 7 बजे इसराइली काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया गया, जिसकी सदारत खुद नेतन्याहू ने की। वजीर दिफा योआव गैलेंट ने अपने बयान में कहा कि इसराइल वो सब कुछ करेगा जो उसके अपने दिफा के लिए ज़रूरी होगा। तमाम ज़रूरी ऑप्शंस और वसाइल हमारे कंट्रोल में हैं, जिन्हें चाहेंगे इस्तेमाल में लाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने पूरे इसराइल में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। तिल अबीब के बिन गुरैन एयरपोर्ट से परवाजें रोक दी गई हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से इस हमले के बाद इसराइली फौज गुस्से से पागल हो गई और उसने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी। इसराइली हमले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि IDF की इस कार्रवाई में तकरीबन लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। सुबह 5 बजे के करीब इसराइली तैयारों ने लबनान में हिजबुल्लाह के 40 ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिन पर हजारों रॉकेट और ड्रोन नस्ब थे। सियोनी फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह की जानिब से ये रॉकेट और ड्रोन इसराइल पर दागे जा सकते थे, लिहाजा इसलिए हमने उन ठिकानों को निशाना बनाया ताकि हिजबुल्लाह की तरफ से मुमकिना हमलों को शुरू होने से पहले रोक दिया जाए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जनूबी लबनान में कम से कम इसराइल की तरफ से 40 बार बमबारी की जा चुकी है। इसराइली फौजी तर्जमान ने कहा कि हमारी तरफ से ज़्यादातर अहदाफ को जनूबी लबनान में निशाना बनाया गया, लेकिन लबनान के किसी भी इलाके में कार्रवाई करने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इसराइली रेडियो के मुताबिक इसराइल का अंदाज़ा है कि हिजबुल्लाह वस्ती इसराइल में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की तैयारी कर रही थी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अब भी बढ़के मारने और धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए खौफनाक हमले और मोसाद हेडक्वार्टर्स की तबाही के बावजूद उनका कहना है कि हम अपने दिफा में तमाम ज़रूरी इक़दामात उठाएंगे और हिजबुल्लाह को नेस्त व नाबूद कर देंगे। अपने बयान में नेतन्याहू का कहना था कि हम अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तमाम मुमकिना इक़दामात करेंगे ताकि हमारे शहरी बाहिफाजत वतन वापस आ सके। हमारी कार्रवाइयों का मकसद अपनी शुमाली सरहद पर वाक़ शहरों और कस्बों की हिफाजत करना है ताकि वो मुल्क की मुतहदा क़यादत में पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके। जो हमें नुकसान पहुँचाएगा उसे हम हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, इसराइल की तमाम तर दिफाई तैयारियों के बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर राकेटों की बारिश करना और मोसाद हेडक्वार्टर्स तक पहुँच जाना दुश्मन के मुँह पर थप्पड़ रसीद करने के मुतरादिफ है। हिजबुल्लाह के इस हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मगरबी मीडिया हिजबुल्लाह की जंगी सलाहियतों से मुतल्लिक तशवीश का इजहार करते हुए नेतन्याहू पर तनकीद कर रहा है
کہ انہوں نے لبنانی تنظیم کی جنگی صلاحیت کا غلط اندازہ لگایا۔ حماس کی جانب سے حزب اللہ کے اس ایکشن کو سراہتے ہوئے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ ترجمان حماس نے اپنے بیان میں کہا، اسرائیل کو خود کو ناقابل تسخیر سمجھنا اب ماضی کی بات ہو چکی ہے۔ دوستو، اب لگتا یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں اور کاوشیں رائے گاں گئی، کیونکہ اسرائیل کسی بھی قسم کی جنگ بندی، مذاکرات یا مفاہمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا خطہ اس وقت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، کیونکہ اگر مکمل جنگ ہوتی ہے تو یہ صرف حزب اللہ اور اسرائیل یا لبنان اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی۔ اس وقت عالمی سطح پر کشیدگی کم کرنے اور عدم استحکام کے خاتمے کی کوششوں کی ضرورت ہے، لیکن نیتن یاہو کے رویے کی وجہ سے کوئی بھی ملک آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کرنے والے مصر نے تل ابیب کو پیغام دیا کہ وہ نیا جنگی محاذ کھولنے سے باز رہے، کیونکہ لبنان میں جنگ چھیڑنے سے پورے خطے میں آگ لگ جائے گی۔ مصری وزارت خارجہ نے کہا کہ جنوبی لبنان میں رونما ہونے والی پیش رفت واضح اشارہ ہے کہ خطے میں غیر ذمہ دارانہ رویے کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ مصر نے ایک مرتبہ پھر جامع جنگ بندی کی ناگزیریت اور غزہ میں جاری جنگ کے خاتمے پر زور دیا تاکہ خطے کو عدم استحکام تنازعات سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، ایک اور تازہ ترین ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اسرائیلی فوج کو ایک جانب لبنانی تنظیم کی طرف سے زبردست حملوں کا سامنا ہے تو وہیں اسے غزہ میں بھی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آئے روز غزہ میں حماس کے جنگجوؤں کی جانب سے کیے جانے والے کمانڈو ایکشن میں صہیونی فورسز کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ حماس نے تازہ ترین کارروائی میں اسرائیلی فوج کے ایک میجر جنرل سمیت 3 فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی غزہ میں ایک جنرل کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ مرنے والوں میں سے ایک ریزرو میجر جنرل یانیو تیزاک اور ین شمل ہے، جس کی عمر 35 سال تھی۔ وہ بٹالین 811 سے منسلک تھا۔ اس کے علاوہ یروشلم بریگیڈ 16 کا سپاہی وسطی غزہ کی پٹی میں ایک لڑائی میں مارا گیا۔ ریزرو میجر ڈینیل اور ریزرو میجر نیتائی وسطی غزہ کی پٹی میں ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ اس سے پہلے الجزیرہ نے ایک اسرائیلی فوجی کی ہلاکت رپورٹ کی تھی۔ حماس کے اس تازہ حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جلد از جلد جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا دباؤ بڑھ گیا ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن اور میڈیا کی جانب سے نہ صرف ان کی جنگی حکمت عملی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ اب تو اسرائیلی صحافی کھلم کھلا کہنے لگے ہیں کہ صہیونی فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی، لہٰذا بہتر ہے کہ فوج کی اثر نو ترتیب کی جائے۔ خیر، قصہ مختصر، اسرائیل کے پاس فیس سیونگ کے لیے واحد آپشن یہی ہے کہ وہ فی الحال حماس کی شرائط تسلیم کرتے ہوئے جنگ بندی معاہدے پر رضامندی ظاہر کر دے۔ اس سے نیتن یاہو کو دونوں محاذوں پر ریلیف مل سکے گا، کیونکہ جب حماس کے ساتھ جنگ بندی ہو جائے گی تو پھر حزب اللہ کی جانب سے بھی حملوں کی شدت میں کمی ہو سکے گی۔ لیکن اس کا دار و مدار نیتن یاہو کے رویے پر ہوگا۔ اگر وہ لبنان میں چھیڑخانی کی کوششیں کریں گے تو پھر انہیں اینٹ کا جواب بہرحال پتھر سے ضرور ملے گا۔